गुड मॉर्निंग दोस्तों, उपागम एकेडमी में मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम विद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 6 जुलाई को होने वाला है, उसमें ये 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोशिश रहेगी कि कम से कम आपको 23 से 24 क्वेश्चन बने, साथ ही साथ जो पुराना पढ़ाया गया उसको भी रिवीजन करवा दिया जाए। तो आज मोटा मोटी तौर पे 170 से 175 क्वेश्चन हम आपके सामने लगेंगे और हो सकता है कि आपको 1.5 से 2 घंटा लगे। आज आप क्लास कर लेते हैं तो आपका ये विद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश बहुत ही अच्छा जाएगा। इसमें हर प्रकार के प्रश्न रिवीजन को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या याद रखना, अगर कुछ भी दिक्कत है, बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो आप शिक्षक हैं तो आपको जिम्मेदारी लेना होगा, नेतृत्व आपको ही करना है। अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसको समझाइए, मारिए पीटिए नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ तीसरा बात ये याद रखना है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे पे कारण नहीं थोपना है। कौन जिम्मेदारी लेंगे? शिक्षक। आप इतना बात याद रखिए और आगे भी आपको हम अच्छा टिप्स बताएंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है, मतलब कोई स्टूडेंट है जो टीचर के क्लास में परेशानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो क्या कीजिएगा? तो आप सबसे अच्छा बात ऑप्शन देखते हैं। उसके ऐसे व्यवहार का कारणों का पता लगा कर उन्हें दूर करना चाहिए। ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है कि देख रहे हैं ना, मारपीट है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। उसे दंड देना चाहिए, एकदम गलत बात है। उसे दंड नहीं देना चाहिए, ये थोड़ा सही लग रहा है। उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए, इससे समस्या का निदान नहीं होगा, ये खत्म। अब आप खुद बताइए कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कौन अच्छा है। आपको खुद पता लग रहा है कि उसके व्यवहार कारण का पता लगाकर उन्हें दूर करेंगे, ये ज़्यादा सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसके ऐसे व्यवहार का कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए। कि टाइम का टेंशन नहीं लेना चाहिए, हिम्मत करना है और आज इस वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखना और अच्छा मार्क्स लाना है, तभी सरकारी कॉलेज मिलेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपके छात्र के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर के अन्य अंगों की सफाई की ओर भी सजग रहना चाहिए। आपकी क्या राय है? मतलब कह रहा है कि अगर आपका स्टूडेंट अगर आँख, दांत, नाखून, बाल, शरीर का अंग सफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका आप ध्यान रखिएगा कि नहीं रखिएगा। नॉर्मली तो किसी को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मतलब रखना जरूरी है। तो देखिए अच्छे अध्यापक का कार्य है, देखिए कह रहा है यह अध्यापक का कार्य है। अगर बच्चा गंदगी में रहेगा तो आप खुद कैसे अच्छा पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा, बीमार हो जाएगा। तो अध्यापक का कार्य नहीं, ये ऑप्शन गलत है। कभी कभी इस ओर ध्यान देना चाहिए, गलत है। अध्यापकों को इस सोच सदैव सजग रहना चाहिए, सब ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लग रहा है कि आप प्रतिदिन बच्चा को 5-10 मिनट टाइम निकाल के देख लीजिए कि बच्चा साफ सुथरा है कि नहीं है, बाल ज़्यादा बढ़ा के रखा है, नाखून ज़्यादा बढ़ा भी है। कह रहा है ये अध्यापक की इच्छा पर निर्भर, ये ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं है। तो आपका ज़्यादा ऑप्शन कौन हो जाएगा? सही, अध्यापकों को इस और सदैव सजग रहना चाहिए। अगर बच्चा डेली स्कूल आ रहा है तो आप उसको डेली ध्यान रखिएगा, अच्छे अध्यापक का लक्षण है। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। कर आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक के होने के लिए अधिक आवश्यक है? आप पहले ये सोचिए कि एक सफल अध्यापक का सबसे जरूरी काम क्या? वो बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ा दें, बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ा दें। पहला ऑप्शन कह रहा है समय की पाबंदी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कर्तव्यनिष्ठ होना, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला। एक अध्यापक का सबसे पहला काम क्या है? शिक्षा। शिक्षा है तो आप देखिए इसमें शिक्षा वाला सबसे पहला काम कौन शिक्षा वाला? ये शिक्षा समय का पाबंदी है, रहना जरूरी है, लेकिन ये शिक्षा से है नहीं है, पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है। कर्तव्यनिष्ठ होना भी अच्छा बात है, लेकिन सबसे अच्छा क्या? जिस विषय वस्तु का ज्ञान, समुचित ज्ञान होगा तभी उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और शिक्षक का मुख्य काम है पढ़ाना, तो उनका क्या? विषय का समुचित ज्ञान होगा तभी सही से पढ़ा पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक सफल अध्यापक का गुण क्या होगा? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से क्या आपके कक्षा में कोई कमजोर बच्चा है तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त टाइम दीजिएगा, जरूरी है। तो सहमत हैं और सहमत हैं, लगभग सहमत हैं, कोई नहीं। देखिए लगभग सहमत, सहमत कौन अच्छा है, सहमत ज़्यादा अच्छा है, अब सहमत को टिक कीजिए। खरा एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता में भाग लेना आपकी निगाहों में अच्छी बात नहीं है। देखिए अच्छी बात का अनुचित कहाँ, उचित है, गलत है, कभी कभी लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। और निश्चित है मतलब कन्फ्यूजन, एकदम नहीं, कन्फ्यूजन वाला बात ही है, एकदम भाग नहीं लेना है, अनुचित है। ये टिक आपका आंसर हो गया। एक शिक्षक को अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है। अब देखिए व्यवसाय का बात आ गया। अब व्यवसाय कौन, मान ली कोई टीचर के पास अच्छा ज्ञान है लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका नहीं है, बच्चे से बात करने का तरीका नहीं है, तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे तो रुपया नहीं कमा पाएंगे। तो क्या बात करने का तरीका ज़्यादा, मतलब पढ़ाने का तरीका, जो पढ़ा रहे हैं उसको अभिव्यक्त करने का तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। विषय वस्तु का ज्ञान होना अच्छी बात है, इस ऑप्शन को ध्यान रखेंगे। लेकिन और ऑप्शन पर उनके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए। आप अगर बोलने में अच्छा है, पढ़ाने में अच्छा है नहीं है तो कोई काम का ही नहीं है। अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए विषय वस्तु के ज्ञान से ज़्यादा अच्छा अभिव्यक्त करने की क्षमता व्यवसाय के लिए, व्यवसाय। और एक शिक्षक के रूप में अगर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान का अभिव्यक्त करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ये आंसर होगा। कह रहा है विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर कब करेंगे। आप खुद सोचिए कि आप अपने टीचर का कब सबसे ज़्यादा महत्व दीजिएगा, आदर दीजिएगा। वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान, ऑप्शन सही लग रहा है। अनुशासन लागू करने में सफल होता है, विद्यार्थी के साथ मित्रवत है, प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है, एकदम गलत है कि प्रभुत्ता कोई प्रकट दबंगई कर रहे हैं तो एकदम गलत बात है। मित्रवत है, ऑप्शन सही है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अध्यापक का मेन काम क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना मतलब अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वो सबसे अच्छी बात है। 7 का आंसर हो जाएगा ए, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है। समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठ, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। विषय वस्तु का समुचित ज्ञान सबसे जरूरी है। शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भिवियाय मान सकते हैं। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से, ये सबसे सटीक। आप कक्षा में छात्र 100-200 उससे कोई मतलब नहीं है। छात्र अगर चीटिंग करके भी पास कर सकते हैं उसमें कोई खास मतलब, लेकिन अगर छात्र आप जो पढ़ा रहे हैं एकदम जेन्युइन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आप जो बच्चा को पढ़ाए, बच्चा बहुत अच्छे ढंग से समझा और आपसे बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षक की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। दोनों अगर एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे तो बहुत ही अच्छा शिक्षण प्रक्रिया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनना है तो क्या कीजिएगा, बनाना है तो क्या करना है। छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना है। कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है बिना कुछ समझे उसको मार पीट के रोकेगा, अच्छी बात नहीं है, खत्म। छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, ये भी बात सही नहीं है। छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। अब देखिए इसमें आपको क्या, छात्र को दुर्व्यवहार से रोकना एकदम गलत ऑप्शन है। छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, एक ऑप्शन कह रहा है छात्रों को उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनकी फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। अब देखिए अगर छात्र की उन आवश्यकताओं का पूर्ति कीजिएगा अगर जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, अगर बच्चा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समस्या हो रहा है, उसका अगर पूरा कर दीजिएगा तो बच्चा का दुर्व्यवहार रुक जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100।
शिक्षण का पहला भाग है पहले से योजना बनाना, पाठ सामग्री को संगठित करना, विद्यार्थियों को बैकग्राउंड जानना। कोई नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण का पहला चरण क्या? अगर पढ़ाने जाएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप पहले बच्चा को जानिएगा, तब न कि बच्चा कौन क्लास का है, बच्चा का व्यवहार कैसा है, बच्चा का मूड कैसा है, बच्चा किस भाषा क्षेत्र से आया है। तो सबसे पहले क्या जानिएगा, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड, तब उसके हिसाब से पाठ सामग्री को बनाइएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह आपके भी काम आएगा। आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे? मतलब क्लासमेट है, अगर आप टीचर बन गए तो आपके सहकर्मी, उनसे मतभेद कैसे सुलझाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजाक बनाकर एकदम गलत। दूसरे सहकर्मियों के समक्ष विवाद कीजिएगा नहीं, प्राचार्य से शिकायत करके नहीं, आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लीजिए, कहानी खत्म। आंसर हो जाएगा द, कारण जानकर उनको आपस में सुलझा कर। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा किस पे? टेलीग्राम पे जाके उपागम एकेडमी सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ काउंसलिंग में जो हेल्प होगा, क्योंकि बिहार बीएड का काउंसलिंग सबसे खतरनाक होता है और बहुत ही गंदा ढंग से होता है, तो उसमें कैसे व्यवस्था करना है कि आपको मनपसंद कॉलेज मिले, सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के उपागम एकेडमी पर दी जाएगी और साथ साथ यूट्यूब पर भी दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा। हिम्मत नहीं रखिए, आज ख़त्म करके रहना है, कुछ भी हो आप जब से देखिए हटना नहीं, आज इस लेक्चर को ख़त्म करना ही करना है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्यार्थियों के बार बार उत्तीर्ण होने पर आप भिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे। बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। कोई बच्चा फेल हो रहा है तो आप उसके भिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे, लेकिन तब भी एक बार देख लेंगे कि और कोई अच्छा, इससे भी अच्छा ऑप्शन है। मजाक उड़ाएंगे, काम खत्म। घर बैठ कुछ काम करने के लिए एक अच्छा टीचर का काम नहीं है। प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने चला देंगे, एकदम गलत है। सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये, विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे। कह रहा कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? सामुदायिक सेवा, विद्यार्थियों के लिए कैंप का आयोजन, कविता पठन, साहित्यिक गतिविधियां। सामुदायिक सेवा सबसे अच्छी बात है, मान बढ़ाएगा। आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान, ये आपको ये रीजनिंग में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है किसी काम का नहीं है, केवल अगर सरकार पेड़ लगवा रही है तो किसी काम का नहीं, एकदम गलत है। सुंदरता बढ़ाने के लिए गलत है, पैसा कमाने के लिए गलत है, आवश्यक ये जरूरी है, तभी तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? प्रशंसा, व्यक्तिगत रुचि, समूह की सेवा, पूरे समूह का कल्याण। देखिए दो ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, समूह की सेवा, पूरे समूह का कल्याण। पूरे समूह का कल्याण और ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो एक सफल नेतृत्व का आधार पूरे समूह का कल्याण सही आंसर होगा। आपके छात्र विद्यालय में, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वो जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब उनकी इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे? एक मिनट रुकिएगा। देखिए सबसे अच्छी बात, आपका बच्चा सिनेमा देखने चला गया, आप भी देखे होंगे भाग के या मन से। ये घर पे कितना भी कुछ हो, आप सिनेमा ऐसा चीज़ है ना, अगर आप 22, 23, 24 की भी एज में हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप माँ को बता के नहीं जाइएगा कि मम्मी सिनेमा देख के आएंगे, चप्पल से कूट देगी। तो आप सिनेमा देखिए, अपने मम्मी को मत बताइए। तो चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या आपका बच्चा भागा जा रहा है, आप टीचर हैं और आपका बच्चा सिनेमा जाके देख रहा है स्कूल से भाग के। ऐसे नहीं, स्कूल से भाग के जाके देख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? आप इसी ओर ध्यान नहीं देंगे, गलत बात है। बच्चा क्लास हो रहा है, पढ़ाई छूट रहा है, छात्र को बुलाकर समझाएंगे, छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, बहुत गलत बात है। क्या बताएं, बच्चे को दंड नहीं देना, उसको प्यार मोहब्बत से समझाइए। जो ही बच्चा समस्या करे तो सबसे पहले उसको प्यार मोहब्बत से समझाइए। अभिभावक की सूचना देंगे, बच्चा कुटा जाएगा और आप गुस्सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, बाबू सिनेमा स्कूल के टाइम में देखो, कभी कभार अच्छा सिनेमा है तो देख सकते हो, ये मेरा है, लेकिन आप उसको समझाइएगा। आप कैसे समझाइएगा आपकी इच्छा है, लेकिन आप उसको ज़रूर समझाइएगा। उसके माँ के पास चुगली मत कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होना चाहिए? बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, समाज केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होना चाहिए? उस समाज के प्रति उसका भावना जाए कि समाज में कैसे रहना है, समाज का विकास कैसे करा। अच्छा पाठ्यक्रम का गुण है समाज केंद्रित, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव कारण होता है। सीखने में व्यवहार परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता था, बाह्य व्यवहार दोनों में होता है। सब बात अच्छा लग रहा है। उपरोक्त सभी आंसर दिया तो आराम से उपरोक्त सभी मार दीजिए, डी ऑप्शन। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया? ये याद करने वाला चीज़ है, तो सीधे आप टिक मारेगा पावलव। पावलव महोदय ने सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कई बार पूछ सकता है कि पावलव महोदय ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्किनर ने प्रयोग किया, ये एकदम याद रखने वाला है, चूहों एवं कबूतरों पर। स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया? चूहों और कबूतरों पर। ऑप्शन पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अधिगम क्या है? अधिगम है मतलब सीखना। अधिगम का मतलब है सीखना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लर्निंग सामाजिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, भौतिक क्रिया कोई नहीं। अब आदमी कैसे सीखता है? दिमाग की सहायता से सीखता है, ये मानसिक क्रिया होगी। एक बालक गर्म स्टोव, ये आपको पहले भी करवा चुके हैं, आप इसको रिवीजन के तौर पे देखिए। जिससे उसका हाथ, कोई बच्चा गर्म स्टोव छू लो उसका हाथ जल गया तो वह उसका व्यवहार क्या कहलाएगा? बच्चा ने गर्म स्टोव छुआ, उसका हाथ जल गया, अब वो दोबारा उस स्टोव को नहीं छूता। तो बच्चा मतलब सीखा। सीखने को देखिए अधिगम भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम। सबसे सटीक आंसर अधिगम। कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना क्या कहलाता है? ये निष्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्पादन। अगला क्वेश्चन करा पावलव ने अपने प्रयोग किस पर किए? अभी जस्ट बताए कुत्ते पर। स्किनर ने, देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, ये क्यों, इससे आपको ध्यान में रहेगा। स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए? चूहे और कबूतर दोनों पे, दोनों पे ऑप्शन है। कह रहा है कि अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे क्या कहते हैं? सुन अंतरण, ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे कहते हैं सुन अंतरण। शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिगम देखिए क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे कैसे विकास करेंगे, स्टूडेंट कैसे विकास करेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है, वही सिद्धांत हो गए। तो क्या उसका लक्ष्य पूछ रहा है, क्यों प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। अधिगम को सुगम बनाने है तो बहुत अच्छा बात है, नए सूचनाओं के अर्जन है तो अच्छी बात है। अधिगम को उत्साह बनाने तो बच्चा और लक्ष्य से पढ़े मतलब सीखे, तो ये तीनों अच्छा लग रहा है। उक्त सभी ऑप्शन दिया हुआ तो उक्त सभी मार दीजिए आँख। वैसे उक्त सभी दिया हुआ सबसे बड़ा ट्रिक्स, उक्त सभी दिया हुआ है तो 99% चांसेस सही होगा, तो आप डी ऑप्शन मार दीजिए। अगर आप थोड़ा, अगर आपको खटक रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा खटक रहा है कि अगर मान चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है। एक उक्त सभी दिया है, आपको एक ऑप्शन उसमें से दे दिया है कि छात्र बदमाश बने, छात्र बदमाश बने, वो ऑप्शन की जगह दे दिया छात्र बदमाश बने। आपको एकदम लग रहा है कि नहीं होगा, कोई अगर कोई थ्योरी निकाल रहा है कि बच्चे अच्छे पढ़े, उसका लक्ष्य हो सकता है कि छात्र बदमाश बने, नहीं, तो इस तरह का कोई भी अगर आप ऑप्शन दे दिया जाए तो तब आप डी ऑप्शन नहीं मारिएगा। नहीं तो आपको अगर इस तरह कन्फर्म नहीं लगे कि कोई भी ऑप्शन बहुत ही भयंकर रूप से गलत है तो आप आराम से डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें दिया हुआ हो उपयुक्त में से सभी। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों का लक्षण है, विषय पर ध्यान, मतलब आवश्यकता मतलब जो सीखने में कमजोर है, उसका लक्षण क्या है? विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई होती है, शारीरिक संतुलन में कमी है, तीनों बात होता है तो उपयुक्त में से सभी आंसर दिया हुआ है तो उपयुक्त में से सभी होगा। ऑप्शन दिया हुआ आंसर तो हम लोग कर रहे हैं। अधिगम को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
VVI क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है? नई शिक्षा नीति, स्वप्रेरणा, धन, पूर्व ज्ञान। मतलब स्वप्रेरणा मतलब सेल्फ मोटिवेशन। अधिगम को प्रभावशाली बनाने का बच्चा कब सीखना था? जब उसको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आएगा, स्वप्रेरणा आएगा। एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि सीखने को प्रभावशाली बनाने का या अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है? नई शिक्षा नीति, स्वप्रेरणा। आंसर हो जाएगा स्वप्रेरणा। सीखना विकास की प्रक्रिया, उक्त परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। सीखना विकास की प्रक्रिया, उक्त परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। हमारा कह रहा है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रयत्न और भूल सिद्धांत। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? VVI क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि। सीखने की, ये क्वेश्चन फिर होगा तो बीच में आएगा, क्योंकि जान के देंगे आपको याद रहे। सीखने की प्रक्रिया में होता है व्यवहार परिवर्तन। को अगर आप अच्छा बात सीख रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं, मान लीजिए गाली देने का आदत लगा हुआ, आपको कोई बताया कि गाली देना अच्छी बात नहीं, आप सीखे तो आपका व्यवहार परिवर्तन हुआ। आप सिगरेट पी रहे, नहीं पीते, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई आपको बताया कि सिगरेट पीना गलत बात है। आप देखे कि बहुत जगह कि इससे कैंसर होता है, आप सीखे, आपका व्यवहार परिवर्तन हुआ। सही है, ये व्यवहार परिवर्तन अनुभव मिलेगा आपको। अगर आप गर्म स्टोव को छू लिए, पक गए, तो आपको अनुभव हुआ। अभ्यास, सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास भी होता है। और सबसे अच्छा ऑप्शन सभी दे दिया है, तो आराम से डी ऑप्शन मार दीजिएगा, सभी ऑप्शन होगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी। देखिए, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम थोड़ा ज़्यादा समझाते हैं। थोड़ा सा इसका रीज़न समझिए, क्योंकि आप यहीं से आपको समझ बनेगा कि कैसे सही ऑप्शन चुनना और गलत ऑप्शन को हटाना है। कह रहा है कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, अच्छा बात है। शिक्षक को मतलब कोई बच्चा शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी है, बाकी क्लास में उसका कोई दोस्त नहीं है, तो मॉनिटर बंद हो जाएगा, टीचर बना देंगे, लेकिन वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन खत्म। अगर बच्चा मान लीजिए खाली शक्तिशाली है लेकिन मंदबुद्धि है, काम में खत्म। कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी, ये भी ऑप्शन गलत है। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, वही कक्षा का मॉनिटर बनना चाहिए। शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदेश है। प्रतिभय, विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रतिभय होता है, ऑप्शन खत्म। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सबसे सही आंसर होगा शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है, जिससे कारण वो बच्चों में नैतिक मूल्य की भावना विकसित कर सकते हैं, नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लगता है ढक जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपको। कह रहा है कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। कोई आपकी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बैठा हुआ है और आपके क्लास में सभी प्रश्नों को उत्तर दे रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? कह रहा आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर होने के लिए समझाएं। अधीर होने के लिए उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। बी ऑप्शन कर आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए, ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं, नहीं मुक्त होना है, ऑप्शन खत्म। कक्षा में उसको डांट देना भी गलत बात है। आप उससे बहुत जटिल प्रश्न पूछेंगे, इससे उसको यह एहसास हुआ कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक, ये भी काम गलत है। तो सबसे सटीक ऑप्शन क्या हो गया आपका, कि आप उसको क्या कीजिएगा, आप तुलनात्मक रूप से थोड़ा कठिन प्रश्न पूछेंगे और समझाएंगे बाबू अधीर नहीं होना है, कि तुम अभी, क्योंकि छोटा छोटा बात में तुमको जो तुमको आ रहा है उसमें भी तुम नई बात सीख सकते हो। और थोड़ा सा कठिन प्रश्न इसलिए पूछेगा कि वो फटाफट थोड़ा सा सोच के जवाब देगा, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे लिए भी कुछ हो रहा है क्लास में। हमारा अगला ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। कह रहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की परिभाषा किसने दी? विवेकानंद ने। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है शिक्षा है।
शिक्षा की परिभाषा किसने दी? विवेकानंद ने। कह रहा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया यह किसने कहा? यह कहा है राधा कृष्ण जी ने। ये 40 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमको थोड़ा सा ध्यान से उतर गया है, सॉरी रहेगा, थोड़ा सा भूलने का मतलब है। क्या कुछ वक्त ऐसा होता है कि आपके लिए मतलब एकदम अच्छा खोज के लाए, लेकिन ध्यान से उतर गया कि तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ये आपसे क्यों शर्माना, हम दिमाग से उतर गया तो हम बोल दिया, आपको गलत तो नहीं बता सकते हैं, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप हमें कमेंट करके बताइए। केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसने कहा है? केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसने कहा? ये तो याद करने वाला चीज़ है। ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि दयानंद। किसने कहा था? विवेकानंद ने। ध्यान रखिएगा कौन कहे? विवेकानंद ने। अगला ऑप्शन कर रहा है शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य समर्थक हैं। हार्वर्ड, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, उपरोक्त में से सभी। और उपरोक्त में से सभी दिया हुआ है तो उपरोक्त में से सभी मार दीजिए, कहानी खत्म। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का आधार क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का आधार क्या है? आधारभूत शिल्प। वो चाहते थे कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ बनाना, मतलब कुछ कार्य करना भी सीखे। अब ये करा बेसिक शिक्षा का पता किसने दिया? अभी जस्ट पढ़े, महात्मा गांधी आंसर होगा। कह टैगोर ने किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बताने पर बल दिया है? मातृभाषा को सही आंसर होगा। टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की? विश्व भारती की। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। ये कौन बोले हैं? राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। किनका वक्तव्य है? डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। देखिए ये पीडीएफ मिल जाएगा, साथ साथ में आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं या इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपके लिए और सही होगा। बीचर ने कहा सभी कार्यों का आधार नैतिकता, भौतिकता, सामाजिकता। आंसर हो जाएगा नैतिकता, याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। और 49 या 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है छात्रों का अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सबसे अच्छा निदान क्या है? छात्र को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो एक आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे? तो उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह देंगे, अच्छा ऑप्शन है, इसको ध्यान में रखेंगे। उन्हें प्राइवेट ट्यूशन करने का सुझाव दिया जाएगा, गलत ऑप्शन है। टीचर है, आप उसको बोल रहे हैं प्राइवेट ट्यूशन। आपके पास बच्चा पढ़ रहा है, उसको आप बोले अलग से ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो बहुत गलत बात है। पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, ये हो अपना जिम्मेदारी से भागना। और एक चौथा ऑप्शन कह रहा है उपचारात्मक अध्यापन, कि मतलब उस बच्चा का जो शिक्षा में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, शिक्षण में जो भी दिक्कत हो रहा है उसका उपचार कीजिएगा। आप ये बताएं, आप उसको कठिन परिश्रम का सलाह दे रहे हैं, एक आप उसका उपचार कर रहे हैं, उसका दिक्कत दूर कर रहे हैं। कौन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन सही है? डी, उपचारात्मक अध्ययन। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य श्रव्य कक्ष साधन? आप लोगों को थकना नहीं है अभी तो, और 100 कम से कम क्वेश्चन आएंगे, तो आराम से देखिए, मज़ा आ रहा होगा थोड़ा बहुत ज़रूर, इतना सा उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से। 50 नंबर मतलब 50 क्वेश्चन देखिए, देख लिए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य श्रव्य कक्ष? दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, जिसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। कक्ष संसाधन मतलब कक्षा का साधन कौन है पढ़ाने के लिए, जिसमें सुनने और देखने की सुविधा दोनों है। रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, ऑप्शन खत्म। टेप रिकॉर्डर सुन सकते हैं। कंप्यूटर में एक कंप्यूटर आ गया, एक स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया, इसमें दोनों में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए स्लाइड प्रोजेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्लाइड प्रोजेक्टर।
बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? सबको पता है, माता जी। आपकी माता चाहे हमारी माता। किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता? 52 नंबर क्वेश्चन। कौन कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता? मतलब जो एकदम बेढप बात होगा, जो बहुत गलत बात बोला जा रहा होगा, उसको आपको चुनना है। विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों से आवश्यक रूप से प्रभावित होते, एकदम। जिस समाज का ही बच्चा विद्यालय में जाता है, जैसा समाज का बच्चा होगा वैसा विद्यालय भी प्रभावित होगा। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली अभिकर्ता होते, एकदम बात सही है। कि विद्यालय में देखिए बहुत सारा रूढ़िवादी विचार को तोड़ा जाता है, बच्चों के मन से रूढ़िवादी विचार, अंधविश्वास को हटाया जाता है, इससे सामाजिक परिवर्तन होता है। अब सी ऑप्शन का है विद्यालय विघटन के प्रबल अभिकर्ता है, मतलब कारक है। विद्यालय विघटन करता है, विद्यालय तोड़ता है, नहीं तोड़ता है, तो ये सी ऑप्शन होगा। ये गलत वो कह रहा है किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता? तो विद्यालय विघटन के प्रबल अभिकर्ता, इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारा डी ऑप्शन कह रहा था विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम है, ये भी बात सही है। अगर आपको ऐसा अगर मान ये नहीं हटा देता, पूछता कि किस कथन को स्वीकार किया जा सकता है, तो अब सी ऑप्शन की जगह दे देता उपयुक्त में से सभी या इनमें से सभी। ये तो डी, वो सी वाला तब डी मारता, डी वाला सी ऑप्शन चला देता, तब आप मारते उपयुक्त में से सभी। कब? जब किस कथन को स्वीकार किया जा सकता है, जब ये सभी दिया रहता था। ये ऑप्शन आपको नहीं दिया रहता, ए बी डी दिया रहता और चौथा ऑप्शन दिया रहता उपयुक्त में से सभी। तो बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब हुआ कि सबको शिक्षा मिले। निजी विद्यालय में गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाया तो इस ऑप्शन को ध्यान रखते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, चाहे हमको आंसर मिले या ना मिले। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में सब बच्चे पढ़ सकते हैं, तो ये भावना के विरुद्ध नहीं है। आश्रम विद्यालय में भी सब बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय में आप सोचिएगा कि सब बच्चे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, चाहे ऊंची जाति का बच्चा हो या छोटी जाति का बच्चा हो, अगर मेधावी रहेगा तो जाके पढ़ सकता है, तो ये भी भावना के विरुद्ध नहीं है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता के भावना के विरुद्ध कौन है? निजी विद्यालय आंसर होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, भाषा को सीखने के लिए निम्न में कौन सा क्रम ठीक है? देखिए सबसे पहले कह रहा है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनते का मतलब क्या हो जाएगा? एल आ जाएगा, ठीक, ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एल कर दिए, देख रहे हैं 2 ऑप्शन एल एल, ये मतलब दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। अब सुनने के बाद क्या करते हैं? देखिए सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले सुनता है, तब तो वो सुन को रिपीट करता है, तो क्या करता है? बोलता है। एल के बाद क्या आ जाएगा? एस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए ये 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन में एल था, ये एल था, तो पहला सबसे बच्चा क्या करेगा? पहले सुनेगा, मतलब लेसन करेगा, उसके बाद एस का क्या? बोलेगा, स्पीक करेगा, उसके बाद बच्चा क्या करेगा? पढ़ेगा। पहले बच्चा पढ़ना सीखता है, रीड करेगा, उसके बाद बच्चा राइट करना सीखेगा, लिखना सीखेगा। एल एस आर डब्ल्यू जिसमें ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, एल एस आर डब्ल्यू, ये डी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय अपने कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करता है संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में। ये विद्यालय कभी नहीं सिखाएगा कि आप दूसरी संस्कृति का अवहेलना कीजिए या अनदेखा कीजिए, संस्कृति का विद्रोह कभी नहीं सिखाएगा, उनको सुसंस्कृत बनाता है। ए ऑप्शन डी ऑप्शन दोनों सही लग रहा है, लेकिन संस्कृति में घुलने मिलने में सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही होगा, तो आंसर हो जाएगा ए, संस्कृति में घुलने मिलने में विद्यालय अपने कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षा का सही उद्देश्य है विद्यार्थियों के जीविकोपार्जन के लायक बनाना, विद्यार्थियों के नौकरियों के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास। जहाँ सर्वांगीण विकास आ गया तो वो सभी ऑप्शन को इंगित कर रहा है, तो विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना शिक्षा का सही उद्देश्य है।
एक शिक्षक का कार्य क्या है? विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता देना। थोड़ा सा रुकिए। हाँ, एक शिक्षक का कार्य क्या है? विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता देना, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। सबसे सही आंसर हो जाएगा अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना एक शिक्षक का कार्य है। अध्यापन शिक्षण में मददगार सामग्रियां उपयोगी हैं क्योंकि ये अध्यापक के काम में सहायता करती हैं, सभी इंद्रियों को सक्रिय बनाती है, विद्यार्थियों को सतर्क होने में सहायता करती हैं, अधिगम को अधिक सार्थक बनाती हैं। ठीक है, अध्यापन का काम क्या है? पढ़ाना, मतलब अधिगम करवाना बच्चों में, बच्चों को सिखाना। तो मददगार सामग्रियां उपयोगी क्यों हैं? क्योंकि वे पढ़ाई को और अधिक सार्थक बनाती हैं। शिक्षण सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, मैप हो गया, ये सब और शिक्षण को अच्छा बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम को अधिक सार्थक बनाती हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कि बच्चों में कुसमंजन क्यों बच्चा कन्फ्यूजन कर रहा है? कन्फ्यूजन के कारण होता है, जिसमें कन्फ्यूजन वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुंठा के बारे में बोला है, इसीलिए आंसर हो जाए उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन मतलब कि जो आप हर ईयर के बाद आपका रिजल्ट आता है वो आवश्यक है। वांछनीय का मतलब होता है जरूरी, क्योंकि यह कुल प्राप्तांकों के सुधार में सहायता करता है, यह विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करता है। ऑप्शन खत्म। यह संपूर्ण सेशन के दौरान क्लासरूम निष्पादन को महत्व देता है, यह अध्यापक को अधिक शक्तिशाली बनाता है। ये भी एक बात खत्म है कि इसका सही आंसर हो जाएगा यह संपूर्ण सेशन के दौरान क्लासरूम निष्पादन को महत्व देता है। कि अगर मान ली कि अगर टीचर को बच्चा का कमजोरी पता चल गया है तो उस बच्चे पर अधिक ध्यान देंगे या बच्चे का कमजोरी को दूर करेंगे, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस पद्धति से विद्यार्थी सर्वाधिक सीखते हैं? देखकर, पढ़कर, सुनकर, स्वयं करके। आप खुद सोचिए कि अगर आपको क्रिकेट में अच्छा बनना है तो आप क्या कीजिएगा? क्रिकेट टीवी पर भर दिन देखते रहिएगा, आप अच्छा क्रिकेटर बन जाइएगा? नहीं बनिएगा। आप क्रिकेट का थोड़ी पढ़ के अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं? नहीं बनिएगा। सुनकर आप क्रिकेट ऐसे खेलना वैसे खेलना आप अच्छा बन जाइएगा। और आप स्वयं क्रिकेट खेलिएगा, प्रैक्टिस अच्छा कीजिएगा तो आप अच्छा प्लेयर बन सकते हैं, अच्छा क्रिकेट सीख सकते हैं। तो सीखने का तो किस पद्धति से विद्यार्थी सर्वाधिक सीखेंगे? स्वयं करके। आप अगर क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा अध्यापक वह है, मतलब पूछा जा रहा है कि अच्छा अध्यापक कौन है। देखिए अच्छा अध्यापक वह है जो उपयोगी सूचना प्रदान करता है, अवधारणाओं और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, विद्यार्थियों को छपा हुआ नोट्स देता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो ये अध्यापक का क्या काम है? पहले अच्छे से समझाना। तो अवधारणाओं सिद्धांतों की व्याख्या करता है, वो अच्छा अध्यापक हुआ। कहा जा रहा है कि शिक्षा के अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान SSA का प्रयोजन क्या? याद रखिएगा प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता। आपको ध्यान देना है, शिक्षा के अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान SSA का प्रयोजन क्या है? प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप सोचते हैं कि औचक परीक्षण उचित है? मतलब देखते हैं स्कूल में कभी कलेक्टर साहब जो BDO साहब आ जाते हैं चेक करने के लिए स्कूल में, कैसे वो ज़रूरी है कि नहीं है? इससे कारण विद्यार्थी भयभीत होते हैं, बच्चे भयभीत होते हैं, लेकिन ये टिकने का आपको अच्छा बात खोजना, पॉजिटिव बात। इसके लिए आपको घर से तैयार करके नहीं आना पड़ता है। मतलब आप किसी स्कूल को निरीक्षण करने जा रहे हैं तो आप बच्चा को भयभीत करने का लक्ष्य एकदम गलत। आपको घर से तैयार करके आना नहीं पड़ेगा। मतलब पढ़ाई, अगर आपको बच्चा को पढ़ाना है, आप अगर आज सोचेगा कि नहीं आज बच्चा को चेक कर लेते हैं, तो आपका ये मोटिव थोड़े होगा कि आज मतलब कि आज तैयारी नहीं किए तो जाके बच्चे को परेशान कर दें। इसके बहाने आप शिक्षण से बच सकते हैं। बहुत गलत ऑप्शन। देखिए D ऑप्शन कह रहा है कि आप सोचते हैं कि औचक निरीक्षण उचित है क्योंकि इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता एवं उनके ज्ञान स्तर का ठीक से पता लग सकता है। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है।
अगर आप अचानक से निरीक्षण करते हैं तो आपका मकसद है इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता एवं उनके ज्ञान स्तर का ठीक से पता लग सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि प्राप्त न होने का मुख्य कारण है कोष की कमी, कोष के उपयोग की अक्षमता, सही सुविधाओं की कमी, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा शक्ति का अभाव। क्या हो जाएगा? सही सुविधाओं की कमी के कारण भारत में पूर्ण साक्षरता उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्कूल देखा रहा है, स्कूलों में PTA मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मतलब कि अभी आपके माता पिता और शिक्षकों के बीच हर महीना वार्तालाप होगा, मीटिंग होगा। उसका उद्देश्य क्या है ये पूछा जा रहा है। बच्चों को नियंत्रण में रखना आपके लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन ये और ऑप्शन देखते हैं। शिक्षा में उपचारात्मक संबंधी कार्यों के अतिरिक्त कोष का संग्रह, स्कूलों द्वारा झेले जाने वाली समस्याओं को बांटने के लिए। ऐसा थोड़े कि अभिभावक को इसलिए बुलाया गया है स्कूल में जो परेशानी है उनको बांटे। ये ऑप्शन खत्म। स्कूल के कार्यक्रमों में सुधार में शामिल होने के लिए, ये ऑप्शन भी ज़्यादा सही। लेकिन बी ऑप्शन को देखिए, शिक्षा में उपचारात्मक, आप बी ऑप्शन कह रहे हैं कि कोष का संग्रह, मतलब अभिभावक को रुपया मांगने के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, ऑप्शन खत्म। तो ये डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा, स्कूलों के कार्यक्रमों में सुधार में शामिल होने के लिए, कि स्कूल में जो भी सुधार हो सकता है। आप भी अपना विचार रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनियादी शिक्षा का विचार देने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी जस्ट आपको देर पहले थे कि बेसिक शिक्षा किनकी अवधारणा, अभी जस्ट आपको याद आ गया होगा कि महात्मा गांधी। देखिए, आप बुनियादी का मतलब होता है बेसिक। अगर आपको ये बात पता था तो आप 2 बार पढ़ चुके हैं, तो आप आराम से महात्मा गांधी टिक मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है। कह रहा है कि आप कैसे कीजिएगा कि विद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता कैसे पता कीजिएगा। विद्यालयों में आधारिक संरचना सुविधाएं, मतलब कि विद्यालय बहुत बिल्डिंग अच्छा बना हुआ, लेकिन ज़रूरी थोड़े वहाँ पर पढ़ाई अच्छा होगा। ऑप्शन खत्म। पाठ पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब बहुत अच्छा किताब रखा है लेकिन पढ़ाने वाले कोई है नहीं। बात खत्म। सिर्फ पाठ पुस्तक का बात किया जा रहा है, पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। तो इससे परिचय नहीं कर सकते कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता होगा। कक्षा कक्ष प्रणालियाँ, कक्षों में कैसे पढ़ाया जा रहा है इस पर ये बात कर रहा है। तो सबसे सटीक आंसर होगा कक्षा कक्ष प्रणालियों। छात्रों की उपलब्धि स्तर, ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब कोई 5 बच्चा कलेक्टर ही आगे चल कर, किसी स्कूल का बच्चा आगे चल के कलेक्टर ही बन गया, 5 बच्चा, लेकिन 1000 बच्चा का क्या हाल है उसका तो किसी के बारे में पता नहीं है। तो आप उसका गुणवत्ता तय नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रत्येक कक्षा में किस तरह पढ़ाया जा रहा है उस आधार पर कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कक्षा कक्ष प्रणालियाँ। अभी इस क्वेश्चन के बाद शायद आप देख चुके हैं। कह रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कूल का लघु रूप है। विद्यालय का लघु रूप क्या है? अभी जस्ट पढ़ें, परिवार। देखिए, अभी दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे। ऑप्शन भी थोड़ा सा चेंज है। यदि एक छात्र अपनी क्लास में विघ्न मतलब समस्या, बदमाशी कर रहा है तो आपके दृष्टिकोण क्या होगा? आपका दृष्टिकोण क्या होगा उस बच्चे के प्रति? आप उसे कहेंगे क्लास से बाहर निकल जाओ, एक अच्छा अध्यापक का काम नहीं है। क्या करना है? जिम्मेदारी लेना है, समझाना है, बच्चा बदमाशी करे। देखिए, समझाने वाला काम कहाँ है? आप उसे कहेंगे ठीक से व्यवहार करो, ये बात भी नहीं है सही। ये ऑप्शन सही लग रहा है। सी ऑप्शन कह रहा आप उसके किए गए कार्यों के कारण का मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले आप बच्चा का प्रॉब्लम जानेगा, तब न कि आखिर बच्चा क्यों बदमाशी कर रहा है, तब तो उसका आप सही कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा आप उसके कार्यों के कारणों का मूल्यांकन करेंगे और उसको समझाएंगे, उसकी समस्या दूर करेंगे। अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है? आप उसे अतिरिक्त डिग्री का देंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आप उसके किए गए कार्यों के कारणों का मूल्यांकन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा में बालक अक्सर चोरी करता, आप उसको कैसे संभालेंगे? उसको अनुकरणीय दंड दूंगा। देखिए, बच्चा चोरी कर रहा है, क्या कारण का पता लगाइए, समझाइए, बस। देखिए, कहीं ऑप्शन है? धमकी वाला बात खत्म हो गया। व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करूंगा और निवारक कदम उठाऊंगा। सबसे सटीक ऑप्शन नहीं है सी। ये ट्रिक है। आईक्यू से संबंधित किसका है? बुद्धिमत्ता का, ध्यान रखिएगा। 76 दूरवर्ती शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन की अवधारणा से तात्पर्य है दूर से शिक्षा की व्यवस्था करना,
ये ऑप्शन सही लग रहा है, ध्यान रखिएगा। कच्छ में जन संचार एवं कंप्यूटर का प्रयोग काम खत्म, ये डी ऑप्शन देखिए। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, दूरवर्ती शिक्षा में दूरी के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, सी ऑप्शन। दूरवर्ती शिक्षा में दूरी के नकारात्मक मतलब दूर, अगर आप दूर भी रह रहे मतलब ये दूरवर्ती शिक्षा का मतलब हो गया कि आपका विद्यालय कॉलेज 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, आप घर पे रह के ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूरी है, आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो दूरी का नकारात्मक प्रभाव खत्म करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, या ध्यान रखिएगा, आज शिक्षा आपका आता है संभालती सूची पे। संभालती सूची पे क्यों आएगा, क्योंकि इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और देश भी कानून बना सकता है। हमारा 78 क्वेश्चन का रहा है पाठ्यक्रम से भाव क्या, BVI क्वेश्चन। पाठ्यक्रम से भाव विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया, कोर्स के लिए निर्धारित सिलेबस। बहुत आदमी यही मारेंगे कोर्स के लिए निर्धारित सिलेबस, लेकिन गलत हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव पाठ्यक्रम से संबंध है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई अध्यापक तब तक वास्तविक अर्थ में शिक्षा नहीं प्रदान कर सकता जब तक वह स्वयं अधिमस्त नहीं हो। कोई दीपक दूसरे दीपक को तब तक प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी लौ प्रज्वलित नहीं हो रही हो। यह किसका कथन है, टैगोर का है, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन किससे जुड़ा हुआ है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का गुणवत्तापूर्ण अनुसरण। याद रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन किससे जुड़ा हुआ है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का गुणवत्तापूर्ण अनुसरण। हमारा देखिए अभी आपका मन कर रहा होगा कि छोड़ दें, छोड़ना नहीं। 1-2 क्वेश्चन होता है कि इसमें आपको अजीब सा लगेगा या आपको मन भर गया होगा, तो मन नहीं कंट्रोल करना है, क्योंकि इसके बाद भी हम बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि संबंधी, और रिवीजन के लिए भी हम बहुत सारा क्वेश्चन अभी और आएगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। 2 से 3 घंटा के अंदर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। 81 का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 81 नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों की जवाबदेही संबंधी मानक आपकी राय में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर है। शिक्षकों की जवाबदेही संबंधी मानक आपकी राय में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर है। वैध ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र स्रोत इंद्रिय बोध है। सत्य ज्ञान केवल तर्क द्वारा ही प्राप्त होता है। हमें ज्ञान की प्राप्ति कभी होती नहीं, क्योंकि बाह्य जगत में ज्ञान कहीं होता ही नहीं है। यह स्वयं की रचना, ये देखिए स्वयं की रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है। बच्चा पढ़ाई के योग नहीं है। आप देखिए अभी क्या बताए थे आपको, कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी बच्चा पर नहीं देना, जिम्मेदारी खुद शिक्षक को लेनी पड़ेगी। तो बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा पढ़ाई के लिए योग नहीं है, ऑप्शन खत्म। बच्चों ने उत्तर याद नहीं किया, खत्म। बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता थी, बच्चा की जरूरत पड़ गया तो बात खत्म। व्यवस्था फेल हो, क्योंकि व्यवस्था में ही शिक्षक आते हैं, तो इसलिए व्यवस्था फेल हुई, सही आंसर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड, पपेट। इसका आंसर होगा पपेट, कठपुतली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद जी ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, अनुदेशात्मक, निषेधात्मक, आदेशात्मक, सैद्धांतिक। इसका उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है आदेशात्मक, याद रखिएगा अनुदेशात्मक। क्या ध्यान रखना, अनुदेशात्मक।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है? वर्ग कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान, सेमिनार। अनौपचारिक संस्था का एक होता औपचारिक संस्था, एक होता अनौपचारिक संस्था। तो आपको पूछा जा रहा है अनौपचारिक संस्था के बारे में, जिसका मतलब कि हम एक ढंग से होता है ना कि उतना व्यवस्थित करने का जरूरत नहीं होता, उसको कहते हैं अनौपचारिक संस्था। तो देखिए, वर्ग कक्ष में व्यवस्थित होना जरूरी है, पुस्तकालय में व्यवस्थित होना जरूरी है, सेमिनार में व्यवस्थित होना जरूरी है, खेल के मैदान व्यवस्थित होना जरूरी है, लेकिन उतना आपको खेल के मैदान व्यवस्था नहीं करना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। नैतिक मूल्य का, सामाजिक मूल्य का, राजनीतिक मूल्य का, आर्थिक मूल्य का। आंसर हो जाएगा नैतिक मूल्य का। बच्चे में नैतिक मूल्य का विकास होगा तभी बच्चा सामाजिक बनेगा। कक्षा शिक्षा में रुचि जागृत करने की निम्नलिखित में विधि कौन सी है? छात्रों का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन। तीनों है, ये सभी ऑप्शन दे दिया है तो आँख मूंद के लगा दीजिए। कह रहा है कि शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। उपयुक्त में से सभी दिया है तो आराम से मार दीजिए, क्योंकि शिक्षण का सभी उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान उपलब्ध करवाना है, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी शिक्षण का उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोजन विधि प्रतिपादित किसने की? प्रयोजन विधि प्रतिपादित किसने की है? किलपैट्रिक, ध्यान में आपको रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SCERT स्थापित हुआ था। SCERT स्थापित हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1988 ईस्वी में। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? पाबंद, शोध अभी क्षमता रखता हो, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करें। शिक्षक का काम क्या है? अच्छी नई जानकारी बच्चों को देना, अच्छे से समझाना। देखिए, समय का पाबंद है लेकिन पढ़ा नहीं रहे, अच्छा शिक्षक नहीं हुए, क्योंकि शिक्षक का मूल काम है पढ़ाना। तो सबसे पढ़ाने से रिलेटेड अच्छा गुण देखेंगे। शोध अभिक्षमता मतलब शोध नए खोज को रखने में, शिक्षा संबंधी खोजने में रुचि रखते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। शोध अभिक्षमता रखता। देखिए, प्यारा उच्च आदर्श के हैं लेकिन अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं तो ऑप्शन खत्म। अच्छा टीचर नहीं हुए, विद्यार्थी साहसी मजाक कर रहे हैं, पढ़ा ही नहीं रहे तो ऑप्शन खत्म। अच्छा शिक्षक का लक्षण नहीं हुआ। अच्छे शिक्षक, किन शिक्षक को आप पसंद करेंगे? जो शोध अभिक्षमता रखता हो, आपको अच्छे से पढ़ाए समझाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आप देखिए, नंबरिंग भूल जाइए, नंबरिंग थोड़ा सा दिक्कत हो गया। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के इस विचार से प्रारंभ किया गया। नामकरण संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। मिड डे मील कार्यक्रम किस लिए किया गया है? तो बहुत सारे जो गरीब बच्चे होते हैं वो भूखे रहने के कारण विद्यालय नहीं आ पाते हैं, काम करने चल जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, इसलिए कि बच्चे का मतलब खाना मिलेगा तो बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, मतलब नामकरण संख्या बढ़ाने के लिए, ना कि समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापक को व्यस्त करने के लिए नहीं, रोजगार बढ़ाने के लिए नहीं। कह रहा है कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया, पूंजीकरण, अनुकूलता और परिवर्तन, संस्कृतिकरण, स्तरीकरण। अनुकूलता और परिवर्तन या आधुनिकीकरण, नई चीज़ को सीखना, पुराने चीज़ में अगर दिक्कत है तो उसको परिवर्तन करना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों को का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। अब कह रहा है कि कक्षा में व्यक्ति, हर बच्चे के बारे में जानना कि हर कौन बच्चा किस तरह का है, उसको आपका जानने का मतलब क्या होगा? अनुशासन बनाने के लिए नहीं, आपका मूल लक्ष्य क्या है कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, तो अनुशासन से ज़्यादा होगा पढ़ाई वाला बात। ऑप्शन खत्म। विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये शिक्षा से ज़रूरी है लेकिन और अच्छा ऑप्शन मिलेगा। अध्ययन अध्यापन का आपको पता होगा तभी ना कि कौन बच्चा किस तरह का है, तभी तो आप उसको अच्छे से समझा पाएगा। कि मान चलिए कि
किसी बच्चा आज परेशान है, उसका अगर समस्या जानिएगा तो आप उसको समस्या का सॉल्व कीजिएगा, तब उसको समझाइएगा, पढ़ाइएगा तो बच्चा ज़्यादा समझेगा। अगर कोई किसी बच्चा का थोड़ा सा समझने का क्षमता कम है तो आप उस बच्चा के बारे में जानिए, तो उसके हिसाब से भी आप सबके हिसाब से आप अपना शिक्षण कैसे पढ़ाना है उसका कार्य योजना बना सकते हैं। सॉरी। तो कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है किसमें? अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तकों में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। पहले एक गणित के टीचर हैं, पहले कुछ प्रश्न करवाते हैं, फिर जो अभी किताब में कुछ क्वेश्चन दिया गया वो बच्चों को बोलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? निकटता का नियम, पुनर्बलन का, तत्परता का, अभ्यास का नियम। ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पहले खुद बता उसका बच्चों को करने बोल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस हो गया, अभ्यास का नियम आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। शिक्षा प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता, शिक्षक के व्यक्तित्व, शिक्षक की लिखावट, शिक्षक के विषय की समझ होना। मान लीजिए कोई टीचर है बीएड किए हुए हैं, कोई एमएड किए हुए हैं, एक शिक्षक एमएड है, एक शिक्षक बीएड है, लेकिन विषय की समझ ज़्यादा बीएड वाले को है, तो कौन अच्छा टीचर होंगे? बीएड के हुए वाले को। मतलब योग्यता ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि बीएड के बाद एमएड होता है, ये एमएड वाले सीनियर हैं, लेकिन योग्यता भले ही है, लेकिन शिक्षक को विषय की समझ का होना बहुत ज़रूरी है, वही शिक्षक अच्छे से बता सकते हैं। आपके पास भले ही बहुत सारा डिग्री है, लेकिन आपको अपने विषय का समझ नहीं है तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं। इसका आंसर होगा ये लिखावट व्यक्तित्व, मतलब बहुत अच्छे स्वभाव के, लेकिन उनको पढ़ाना नहीं आता, अच्छा टीचर होंगे नहीं होंगे। उनका लिखावट अच्छा है लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे अच्छे से, काम खत्म। तो शिक्षक को विषय की समझ होना, शिक्षा प्रभावशीलता निर्भर करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत बार बताते हैं। यह अधिनियम पारित हुआ था 2009 में, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। हमारा अगला देखिए नंबरिंग का बोले न कि ध्यान अब भूल जाइए। विद्यालय संचालन में प्राचार्य को है भूमिका निर्वाह करना, उत्तरदायित्व होना, जवाब देना होता है, ये सभी आ गया तो ये सभी मार दीजिए। वैसे भी प्रिंसिपल को सभी कार्य होता है इसमें से। शिक्षक की भूमिका होती है मित्र, निर्देशक, दार्शनिक, इनमें सभी, तो सभी की भूमिका होती है। डी ऑप्शन को एकदम आँख मूंद के मारना है। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। उत्तरदायित्व है, याद रखिएगा, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना उत्तरदायित्व है। खैर निर्णय के प्रकार हैं दैनिक सामान्य निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय, ये सभी तो आराम से ये सभी होगा। ये ट्रिक है। निर्णय लेने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। कह रहा है कि आप किसी चीज़ में निर्णय ले रहे हैं, किसी चीज़ का फैसला ले रहे हैं कि अब क्या करना होगा, उसमें कौन कौन हेल्प करेगा? आपका नेतृत्व क्षमता हेल्प करेगा, ऑप्शन सही है। विवाद से बचना, ये भी आप सोचो जितना विवाद से बचें उतना सही होगा, ये भी ऑप्शन सही है। दूरदर्शन टीवी का कोई काम है? नहीं है। तो क्या क्वेश्चन क्या कर, निर्णय लेने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, मतलब टीवी का कोई काम नहीं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा दूरदर्शन। वातावरण का ध्यान रखना, ये भी जरूरी है। देखिए अब हम समझते हैं इस प्रश्न को। अगर निर्णय लेने का आवश्यक तत्व है क्या? नेतृत्व, विवाद से बचना, वातावरण का ध्यान। लेकिन अभी क्या कह रहा है? निर्णय लेने का आवश्यक तत्व नहीं है, जरूरी नहीं है, दूरदर्शन सही आंसर होगा। अधिगम वातावरण का प्रमुख घटक है। उपकरण से पढ़ाने का उपकरण होना चाहिए, अध्ययन सामग्री होना चाहिए, बात सही है, शिक्षक होना चाहिए, तभी तो अधिगम मतलब सीखने का वातावरण बनेगा। मतलब ये सभी ऑप्शन होगा ही होगा, दिया भी है तो ये सभी आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अधिगम सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण निर्माणकारी तत्व है। विषय सामग्री का स्वरूप, परिपक्वता, बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सभी चीज जरूरी है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक का विशिष्ट गुण है धैर्य और सहनशीलता, सामाजिकता, व्यावसायिक दक्षता, ये सभी। आंसर हो जाएगा ये सभी। इस शिक्षक का सभी गुण है, उनमें धैर्य होना चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, व्यावसायिक दक्षता भी होनी चाहिए।
अब हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन की सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण की विशेषता है। वैसा वातावरण जिसमें बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, उसमें छात्रों को प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, अस्पष्टता को सहनशील बनाना एकदम सही बात है, आत्मसम्मान की अनुभूति भी और अच्छी बात है। तो सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण की तीनों विशेषताएं हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये आपको करवा चुके हैं। बताइए अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हिम्मत नहीं हारना, बताइए अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक। VVI क्वेश्चन 2022 सेंटेंस के लिए इसका आंसर हो जाएगा कोहलर। क्या हो जाएगा? कोहलर। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है, किसने कहा था? लिंडग्रेंड ने। कौशल अधिगम के कितने चरण हैं? 3 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष मतलब 0 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे क्या हो गए? 0 से 6 के आरंभिक बाल काल में देखभाल तथा शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 350। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 किस में आता है? नीति निदेशक तत्व में, ध्यान रखिएगा, नीति निदेशक तत्व में। अगर आप सही पूछा जाता कि 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस में आएगा? आर्टिकल 21 ने। किस और कौन में आएगा? मौलिक अधिकार में आएगा। आर्टिकल 21 कब आएगा? मौलिक अधिकार कब आएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जबकि 0 से 6 वर्ष से कम उम्र के लिए आर्टिकल 45 नीति निदेशक तत्व। वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है? सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। शिक्षा पुरानी संस्कृति की, देखिए ये इसमें सभी ऑप्शन सही है। शिक्षा नई संस्कृति का सृजन करती है, शिक्षा पुरानी संस्कृतियों को टिकाए रखती है तथा नई संस्कृति का सृजन करती है, शिक्षा और संस्कृति पारस्परिक रूप से एक दूसरे से समर्पित करते हैं। ये ऑप्शन ज़्यादा सही है इन सब में। तो याद रखिएगा, शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी हुई है? सर्वोत्तम उत्तर का चयन करने के लिए बोला जाए तो शिक्षा और संस्कृति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को समर्पित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्वित की जिम्मेदारी प्रत्यक्षता है। NCERT की, UGC की, NCTE की, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्वित की जिम्मेदारी प्रत्यक्षता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम एक्सपीरियंस सेंटर सर्कुलम का प्रतिपादक कौन है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम एक्सपीरियंस सेंटर सर्कुलम का प्रतिपादक आविष्कारक कौन है? जॉन डीवी सही आंसर हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, शैक्षिक अवसर की समानता का अवधारणा क्या है? शिक्षा के अवसर में सबको समानता मिले, इसकी अवधारणा क्या है? बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान शैक्षिक अवसर। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है ये हुआ, लेकिन आगे पढ़िए। प्रत्येक को अपना हक दिया जाए, सभी को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना। देखिए डी ऑप्शन कर रहा है नकारात्मक कारकों को उदासीन कर योग्यता के आधार पर शिक्षा। ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। आप कहिएगा कि ये ऑप्शन काहे नहीं होगा? इसमें कह रहा है कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक बच्चे के लिए समान शैक्षिक अवसर। मान ली कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कोई बच्चा विकलांग है, किसी बच्चा का मतलब एक हाथ में दिक्कत है, वो पढ़ नहीं पाया, उसको आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा? उसको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज दीजिएगा। मतलब यहाँ पर भेदभाव हो रहा है लेकिन पॉजिटिव भेदभाव हो रहा है। आरक्षण भी एक पॉजिटिव भेदभाव का रूप है। तो इसलिए कह रहा है बिना किसी भेदभाव का तो नहीं हो सकता है, प्रत्येक को अपना हक दिया जाए, ये भी नहीं होगा। नकारात्मक निगेटिव बात को हटा के निगेटिव बात को उदासीन करने के लिए क्या कीजिएगा? उसको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प कीजिएगा। उसके बाद मतलब सब बच्चा तब बराबर लेवल पे आ जाएगा, तब नकारात्मक कारकों को उदासीन कर योग्यता के आधार पर शिक्षा देना शैक्षिक अवसर की समानता की अवधारणा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित अध्यापकों में से आप किसे सर्वाधिक पसंद करेंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप किस अध्यापक को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। उससे जो अंतिम उपचार के रूप में फिल्म का प्रयोग करता है, उसे जो चार्टों नक्शों का प्रयोग करता है, ये तो अच्छा बात लग रहा है। उसे जो कभी कहा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया, एकदम बात एकदम कभी कभार आ गया तो निगेटिव। उसे जो बोर्ड के साथ साथ फिल्म प्रोजेक्टर का, ये फिल्म प्रोजेक्टर बता रहे थे कि आजकल प्रोजेक्टर पढ़ाई होता है। तो जो टीचर आधुनिक के साथ जुड़े हुए हैं, आधुनिकता के साथ, उनको आप ज़्यादा पसंद किया। चार्ट नक्शा दिखाना भी अच्छी बात है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा बात है, इसलिए डी आंसर होगा। आप उसको ज़्यादा पसंद कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पशु प्रशिक्षित किए जाते हैं परंतु शिक्षक शिक्षित किए जाते हैं। कौन बोले हैं? W.H. किलपैट्रिक साहब ने। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छात्रों के व्यवहार पर अध्यापकों के व्यवहार द्वारा आए प्रभाव के एक सर्वेक्षण में, मतलब एक सर्वेक्षण किया गया कि अध्यापक के व्यवहार कैसा है। तो उसी में एक छात्र क्या बोलता है कि एक अध्यापक जो नियम तथा कानून का पालन नहीं करता है वह किसी काम का नहीं होगा। यह कथन अध्यापक के किस व्यवहार की ओर इशारा करता है? कह रहा है विषय वस्तु के आदान प्रदान में अध्यापक को दक्ष होने की आवश्यकता। ये तो ऐसा नियम कानून का बात कर रहे हैं, तो शिक्षण का बात कर रहा है, बात खत्म। अध्यापक को सभी पहलुओं में छात्रों के लिए आदर्श बनने की आवश्यकता है। ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहा है, तभी सी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि टीचर को भी आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं बात सही लग रहा है। आप टीचर को कैसे बोले आज्ञाकारी बनने के लिए? ये सब छात्र सभी बुरे बर्ताव अध्यापक सकते हैं, ये बात गलत बात है। तो बी ऑप्शन मतलब सभी क्षेत्र में, वो सभी, इसमें देखिए सब बात आ जाएगा कि समय पे जगना, समय पे आना, समय पे पढ़ाना, समय पे क्लास छोड़ना, ये सब आ जाएगा कि अध्यापक को सभी नैतिकता के क्षेत्र में भी व्यवहार अच्छा हो शिक्षक का। तो क्या आंसर हो जाएगा? अध्यापक को सभी पहलुओं में छात्रों के लिए आदर्श बनना होगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि समान स्कूल प्रणाली का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस मुद्दे का समाधान करना? आधुनिकता की बुराइयां, सामाजिकता, समानता, शिक्षा में हस्तक्षेप, जातीय आधारित आरक्षण प्रणाली। ये सामाजिक समानता मुद्दे का समाधान करती है, सबको समानता प्रदान करती है। समान स्कूल क्या करेगा? समानता प्रदान करेगी, सामाजिक समानता। ऊंची जाति, बड़ी जाति, बैकवर्ड, गरीब, मजदूर, अमीर, सबके बच्चे समान स्कूल में समान शिक्षा ग्रहण करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? आर्टिकल 21। 2003 में ये लागू हुआ। 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। तो आपको 3 बात याद रखना है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क भी क्वेश्चन है। 6 से भारतीय संविधान में, मतलब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21। 86वां 86 संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अव्यक्त अधिगम संबंधी साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत या प्रतिमान का आधार बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, टोलमेन का चिन्ह गेस्टलॉट सिद्धांत। बस सही याद रखना, बाकी कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने खत्म, समान संख्या में पुस्तकें तथा स्टेशनरी पाए, गलत। देखिए आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं समझिए। शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है प्रत्येक छात्र में कि परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर गया तो ये कोई तुक नहीं बन रहा। अपनी योग्यताओं तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें, अपनी क्षमताओं तथा समाज में स्तर के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें। ये सबसे सही आंसर होगा डी। क्या होगा? शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र अपनी क्षमताओं तथा समाज में स्तर के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें।
बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, अनुकरण था पुनर्वलन। याद रखिएगा, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा, हिम्मत रखिए, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, उसको और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, इजी आएगा तो, और जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब है रिवीजन का टाइम। जो हम पुराने क्लास में आपको पढ़ाएं उसका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पुनः रिवीजन करवा देते हैं। तो इसी में देखिए हमारा क्वेश्चन है एक, वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए सॉरी ये क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिकम, जब भी वाइगोत्स्की का आएगा तो आप सीधा मारिएगा सामाजिक गतिविधि। वाइगोत्स्की का संबंध है सामाजिक गतिविधि से, ये बात ध्यान में रखिएगा। कि क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, किसने कहा? राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? राज, समुदाय, परिवार, विद्यालय। आंसर हो जाएगा राज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? तभी जस्ट पढ़े हैं, अभी कौन औपचारिक साधन नहीं है, मतलब कौन जरूरी नहीं है? तो परिवार जरूरी है, विद्यालय जरूरी है, पुस्तकालय जरूरी है, संग्रहालय कम जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा संग्रहालय। पारिवारिक सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसने कहा? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काम्टे ने कहा। पारिवारिक सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसने कहा है? काम्टे। बी ऑप्शन होगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब रिवीजन करवा रहे हैं, तो अब तो बहुत इजी चीज़ आ गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा। इस बात को लगता है कि हम शायद उस समय मेजनी बोल दिए थे, तो आप ध्यान रखिएगा कि तब पुराने लेक्चर में परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने कहा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको हटाइए। कह रहा है कि विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है। कहाँ से मिलती है? विविध वस्तुओं के, जहाँ संग्रह आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? संग्रहालय। ध्यान रख। चलिए हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। तो क्वेश्चन क्या है समझिए। पहला कोई कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना की ग्राह्यता को दर्शाता है? तो सबसे ज़रूरी क्या हो गया कि कहेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक क्षमता या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या मारेगा? जॉन पियाजे। जॉन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जॉन पियाजे ने। कितने सिद्धांत दिए हैं? 4 सिद्धांत। 4 सिद्धांत ही हो गए। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? देखिए इसमें से 4 ऑप्शन 3 दे देगा, इसमें से 1 दे देगा, दूसरा से पुनर्बलन दे दिया। पूछेगा कि इसमें से कौन जॉन पियाजे का सिद्धांत नहीं है? तो ये तीनों वाला तो होगा ही, और एक पुनर्बलन जो अलग से दिया होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी तरह है कि आप क्वेश्चन समझिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना की ग्राह्यता को दर्शाता है? ऑप्शन का रहा है संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें देखिए क्या होता है, 0 से 2 वर्ष का आयु होता है बच्चा का। इसमें बच्चा संवेदना शारीरिक क्षमता के बारे में, शारीरिक संवेदना मतलब कहीं जल जाएगा, पक जाएगा, डांटिएगा तो उसको इमोशन आएगा, सब थोड़ा सा मारिएगा तो वो रोने लगेगा। थोड़ा ही मारना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये मेल विलाप अनुकरण करता है, कॉपी करता है। कब? 2 से 7 वर्ष इसका एज होता है। तीसरा कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष, जहाँ बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है, वहीं पे बालक में संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना की ग्राह्यता दर्शाता। आंसर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जबकि औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था क्या है, ये 12 से 15 साल के बीच में होता है। यहीं पे अब इस उम्र में बच्चा तार्किक चिंतन करना सीखता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए तो आपकी तैयारी पूरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद इतना देर तक बने रहने के लिए।